हेलो नमस्कार, आप सभी का फिक्र आपकी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी कल बिहार में मनाएगी काला दिवस। लाठीचार्ज में मौत पर काला दिवस मनाने का ऐलान। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सरकार में समन्वय के लिए समिति का गठन हुआ है। सरकार ने समन्वय के लिए 12 लोगों की समिति होगी। समिति में 3 दलों से 4 नेता शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे शरद पवार के बीच फोन पर बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर, मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष पद पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा कर रही है। चौथी बड़ी खबर, बीजेपी की पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की कवायद। अल्पसंख्यक मोर्चा 27 जुलाई से स्नेह संवाद यात्रा शुरू करेगा। दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों से गुजरेगी यात्रा। पांचवी बड़ी खबर, G20 समिट में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। आतंकी कर रहे हैं डार्क नेट का इस्तेमाल। गृह मंत्री ने कहा, पहचान छिपाने के लिए डार्क नेट इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे। ऑनलाइन पेशी में गवाहों के धमकाने के आरोप लगे। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज है। सातवीं बड़ी खबर, कोर्ट में अतीक और अशरफ हत्याकांड की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। पुलिस ने तीनों आरोपी शूटर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज, पेरिस में थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। दौरे पर फ्रांस भारत के बीच बड़ी रक्षा डील होगी, यह भी खबर आ रही है। नौवीं ब्रेकिंग न्यूज, TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटवारी परीक्षा के आधार पर की गई नियुक्ति रोकी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज के बाद बात करते हैं आज की बड़ी खबरें क्या क्या हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी के नेता की मौत हो गई। क्या पुलिस को मौत के डंडे मारने का हक है? यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दूसरी खबर, मुंबई में मुसलमानों को QR कोड स्कैन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? कोड वाली खबर को डीकोड करेंगे। तीसरी खबर, महबूबा मुफ्ती आज अपना दरवाजा क्यों पीटने लगी? उमर अब्दुल्ला हैरान परेशान क्यों घूमते रहे? तस्वीरें और खबर दोनों देखना जरूरी है। चौथी खबर, दिल्ली में बाढ़ का पानी कहां तक पहुंचा है, कल कहां तक पहुंचेगा? TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड बाढ़ का सच दिखाएंगे। और हिमाचल में बारिश फिर होने वाली है, हरियाणा में बारिश फिर होने वाली है। पांचवी खबर, अमेरिका के बाद फ्रांस में PM मोदी। वहां होने वाली कौन सी डील भारत को विश्व गुरु बनने में मदद करेगी, यह बताएंगे। लेकिन खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं आज की एक ऐसी खबर से जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। लाठी प्रहार, मरने के लिए चुने सरकार। फिक्र आपकी में सबसे पहले आपको बिहार ले चलते हैं। तस्वीरें, आज बिहार की राजधानी पटना से फिर से यह सवाल उठा है कि क्या राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का सामना पुलिस की लाठियों से होगा? क्या राजनीतिक विरोध की आवाज को लाठी मारकर चुप करवा दिया जाएगा? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान से विधानसभा मार्च निकाला। भ्रष्टाचार के आरोप में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगने के लिए बीजेपी ने हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतारे। विरोध का मुद्दा नई शिक्षक नियुक्ति के नियम का विरोध भी था। लेकिन इस दौरान डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। तस्वीरें देखिए जरा, बल या बर्बरता। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, यह होता है। आंसू गैस के गोले दागे गए, इसकी भी जरूरत पड़ती है। फिर बीजेपी समर्थकों पर लाठी चार्ज किया गया। यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। लाठी कहां मारी गई? सवाल खड़ा यह होता है, पैर में, कमर में, हाथ में या फिर सिर में? तस्वीर देखिए। हमारे संवाददाता रूपेश कुमार मौके पर मौजूद थे। ऐसा एक्शन देखकर वो दंग थे। उन्होंने बताया कि बिहार में पिछले 2 दशक की रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा मंजर नहीं दिखा। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आधे घंटे तक, करीब 1 घंटे तक इसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पुलिसकर्मियों ने लाठियों से पीटा। किसी के पैर पर लाठी चली, किसी के पीठ पर, किसी के कंधे पर।
और कई लोगों के सिर फूट गए। महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस वाले गर्दन पकड़कर ऐसे ही एक बुजुर्ग को सड़क पर खींचकर ले जाते दिखे और दो और जो आम लोग किसी दुकान में खरीदारी के लिए पहुंचे थे वो भी चपेट में आए। इस तस्वीर का सबसे हिंसक पहलू यह है कि लाठी चार्ज के दौरान बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। आरोप है कि मार्च में शामिल जहानाबाद जिले के बीजेपी महामंत्री विजय कुमार सिंह ने दम तोड़ दिया। यह तस्वीर उस समय की है जब विजय कुमार सिंह को घायल अवस्था में रिक्शे पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान वो बेसुध थे। फटे हुए कपड़ों से उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां लोकल नर्सिंग होम में जब इलाज बेअसर रहा तो आनंद फानन में पीएमसीएच ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह वीडियो उसी आईसीयू वार्ड का है। बीजेपी उनकी मौत पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पटना पुलिस प्रशासन ने बयान जारी करके लाठीचार्ज के कारण मौत से इनकार किया। यह पूरी सियासत थोड़ी देर में, लेकिन उनकी मौत की खबर जब जहानाबाद पहुंची तो गांव में मातम पसर गया। घर में भीड़ जुट गई। पत्नी और बेटियों का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वो बेसुध हो गई। हमको छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दे भैया? कोई जाने आगे भैया फोन करा लो हाल तो ठीक है थी, तू शांत रहा ना। नहीं नहीं, अब सारा क्लियर हो गया। अब सारा क्लियर हो गया। अब ठीक है, शांत रहिए ना। अब नहीं छोड़ कैसे देना? हमरा ना कोई ले गेल थी गे भैया। अरे हिया आ बच्चा हमरा कोई ले गेला। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये तस्वीरें अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी परिवार की। सुन के आपको हैरानी होगी, जब लाठी पड़ रही थी तब जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ थे, बीजेपी के नेता उनके साथ थे, वो अस्पताल में भी उनके साथ थे और उन्हीं के द्वारा पहले खबर पहुंचाई गई कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से खबर पहुंचाने में बहुत देरी की गई। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्यों? अपने नेता की मौत के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। बिहार में बीजेपी नेता नीतीश कुमार को तानाशाह कह रहे हैं। पुलिस और राज्य सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की बात की जा रही है। एलजेपी रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार की विदाई का वक्त आ चुका है। वहीं जेडीयू और आरजेडी इस प्रकरण पर अब तक खामोश है। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। नीतीश कुमार इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। जब से ममता जी की दोस्ती हुई है, जो यहाँ तानाशाही है वही वहाँ तानाशाही है। मौत ही नहीं है भैया, ये हत्या है। किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी। गैस का गोला छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया और 2 दर्जन से ज़्यादा हमारी महिला और युवा कार्यकर्ता घायल हो गए। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नीतीश जी के आपके राज्य में प्रदर्शन करना भी गुनाह है। किस तरह से अगर दोबारा चार्जशीट हुई है करप्शन में श्रीमान तेजस्वी यादव को, तो क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? आपने तो 17 में साथ छोड़ दिया था। अब लाठी चलाएंगे प्रिंसिपल अपोजिशन पर।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। सवाल पटना पुलिस पर उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे किसी आरोप से साफ इनकार कर रहा है। ट्वीट करके कहा, ट्वीट करके भाजपा के कार्यकर्ता छज्जू बाग में बेहोश पाए गए, उन्हें पीएमसीएच पहुंचाया गया। ऐसी खबरें प्रसारित हो रही हैं कि पुलिस लाठीचार्ज की वजह से वो घायल हुए। प्रथम दृष्टया यह तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होता है। प्रारंभिक जांच में उनके शरीर पर कोई बाहरी जख्म नहीं पाया गया है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। सोचिए जरा, कल तक क्या यह नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने खुद ही लाठी मार ली? सोचिए, क्या यह भी संभावना है? सच क्या है, यह जानने के लिए टीवी 9 की टीम ने चश्मदीद से बातचीत की। वो प्रत्यक्षदर्शी जो मृतक के साथ प्रदर्शन में मौजूद थे, उन्हें अस्पताल लेकर आए। सुनिए उन्होंने हमसे क्या बताया। ये बताइए क्या हुआ था, कौन लेकर आया उनको पीएमसीएच या फिर तारा हॉस्पिटल में? पीएमसीएच तो हम ही लेकर के आए हैं। अच्छा, तो क्या कंडीशन था? कंडीशन था कि मुंह में ब्लड था। मुंह में ब्लड? हाँ, ब्लड था। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी उनकी। आप ही लेकर आए थे उनको? हाँ, हम ही लेकर। रिक्शे पर? नहीं, माँ तारा से एम्बुलेंस मिला था हमें। अच्छा, रिक्शे पर माँ तारा तक ले गए थे। हाँ, और वहाँ से फिर एम्बुलेंस? वहीं से एम्बुलेंस हमको डॉक्टर साहब ने दिया, जो मैं यहाँ लेकर के आया। तो उनके मुंह में ब्लड था? हाँ, मुंह में ब्लड। तो कैसे, क्या मतलब, आप डॉक्टर तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लगा होगा ना, कैसे ब्लड था? वो भागदड़ में लगता है कि चता गए या उनको प्रशासन द्वारा पिटा गया, ये हम नहीं जानते। अंदरूनी क्या है नहीं जानते हैं, लेकिन पानी से बहुत दर्द है। पहले रिक्शा, फिर एम्बुलेंस, और पुलिस ने क्या कहा था? बेहोश पाए गए। मतलब जैसे कहीं लापता हो गए थे तो पाए गए। साफ तस्वीरें देख रहे नहीं, ये देखिए आप। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मृतक विजय सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ऐलान किया, पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को प्रदेश कार्यालय लाया जाएगा। पटना से लेकर जहानाबाद में अंत्येष्टि तक पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हालांकि इस दौरान एक अजीब वाकया हुआ। पीएमसीएच के बाहर सम्राट चौधरी पर पीड़ित परिजन आक्रोशित दिखे, उन पर भड़ास निकाली। टीवी 9 से बात करते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि बीजेपी के लोग अस्पताल आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। अभी 10 लाख रुपया मैं तुरंत दूंगा, तुरंत दूंगा एकदम। पापा को तो नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन जरूर याद रखो कि भाजपा पूरी तरह आपके परिवार के साथ खड़ी रहेगी, एकदम आपसे पीछे नहीं। मैं पूरी तरह अभी से लेकर पूरा दाह संस्कार तक सारे लोग यहाँ से रहेंगे और हम लोग भी आपके घर पर बैठकर बात करेंगे। मृतक का परिवार लगी कुछ नहीं कर रहा है, कोई दर्द ही नहीं लोग के पास है, कोई संवेदना ही नहीं है। ये लोग बस अपना आ रहा, फोटो खिंचवा रहा, नेतागिरी कर रहा, यही कर रहा। मृतक का परिवार यहाँ पड़ा हुआ है। मेरा चाचा जी है, मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। क्यों आप लोग इतने आक्रोशित हैं? अरे क्रोसित है कि मृतक पड़ा हुआ, मृतक का मौत पर सियासत हो तो वो कहीं से जायज नहीं हो सकती। जायज ये भी नहीं है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर इस तरह बेरहमी से लाठियां बरसें। कानून की रक्षा करने वाले क्रूर हो जाएं तो सवाल उठेंगे ही। पटना में हमारे संवाददाता रुपेश कुमार सिंह ने इस दौरान क्या क्या देखा, अब देखिए उनकी आंखों देखिए। देखिए, इधर से भी कार्यकर्ता जो हैं लाठी चला रहे हैं और उधर से भी। और ये देखिए डाक बंगला चौराहे की स्थिति देखिए, ये वाटर, देखिए लाठीचार्ज, ये लाठीचार्ज भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके यहाँ पर पहले वाटर कैनन से इनके ऊपर प्रहार किया गया और उसके बाद से ये देखिए सामने, ये सामने लाठीचार्ज, लाठियां दोनों तरफ से लाठियां पड़ रही हैं। इस तरह से सबको दौड़ा दिया है, सबको यहाँ पर सबको दौड़ा दिया है। ये देखिए, ये महाभारत, महिला को देखिए, महिला पर कैसे लाठियां पड़ रही हैं। ये एक व्यक्ति, ये देखिए, ये कैसे किस तरह से एक व्यक्ति को, ये देखिए, किस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर प्रहार यहाँ पर, और सामने देखिए दौड़ा दौड़ा के यहाँ पत्थर, और दूसरे तरफ से भाजपा के कार्यकर्ता। ये यहाँ पर ये महाभारत की स्थिति।
वो लाठियों से मार के सर फोड़ा है। सरकार के 10 लाठी हमको ये शरीर में मारा। बैकुंठ नारायण झा मेरा नाम हुआ, मोकामा विधानसभा से है। जिधर देखिए उधर लाठियों से और इनके प्रहार, इनके ऊपर देखिए, ये देखिए, ये देखिए एक कार्यकर्ता यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ये लाठियों का प्रहार, ये नीचे बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से प्रहार, इस तरह से लाठियां टूट रही हैं। इधर से जाइए, तोड़ दीजिए इनको। बड़ी गंभीरता से एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर इस बेरहमी से लाठी चार्ज होता है तो फिर वो जो टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी से मिलते जुलते एक विषय पर, उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा? सोचने वाली बात। बिहार की पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर जब लाठियां चलाईं तो सवालों में घिर गई। और यह कोई पहली बार की घटना नहीं है। ऐसा भी नहीं है, कुछ महीने पहले इसी पटना में छात्र आए थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें से एक छात्र जिसने तिरंगा पकड़ा हुआ था उसे तत्कालीन एडीएम ने बहुत बर्बर तरीके से पीटा था। तस्वीर 22 अगस्त 2022 की है। सोचिए जरा। अब कहानी बदल रही है। अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की करते हैं, जिस पर मोदी सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यूसीसी पर लॉ कमीशन ने नागरिकों से सुझाव मांगे। सुझाव देने के लिए 30 दिन की डेडलाइन कल यानी 14 जुलाई को खत्म हो रही है। इस बीच यूसीसी को लेकर मुंबई के मलाड इलाके में नूरानी मस्जिद चर्चा में। नूरानी मस्जिद में कुछ ऐसे बैनर लगाए गए थे जिन्हें पुलिस को हटाना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बैनर्स पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से पुलिस को दखल देना पड़ा है। नूरानी मस्जिद में यूसीसी के विरोध में लगे बैनर्स पर नो यूसीसी के क्यूआर कोड बनाए गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस तरह के स्कैनर का यूसीसी से क्या ताल्लुक है। दरअसल मस्जिद में लगाए गए बैनर्स के जरिए मुस्लिम समुदाय से कहा जा रहा था कि वो क्यूआर कोड को स्कैन कर यूसीसी पर अपना विरोध दर्ज कराएं। बैनर पर एक बार कोड और एक लिंक दिया गया है जिसे ओपन करने पर मैसेज लिखा आता है कि किस तरह से यूसीसी देश के खिलाफ है। इस बैनर पर कुछ संदेश भी लिखे हुए हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, समान नागरिक संहिता के विरुद्ध अपना जवाब दर्ज कराएं। 13 जुलाई से पहले यूसीसी कानून के खिलाफ अपनी राय दर्ज कराएं। इसके नीचे लिखा है, इसका डेटा कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है। इसका डेटा खुद ब खुद लॉ कमीशन और जमीयत उलेमा के पास जमा हो जाता है। यूसीसी के खिलाफ स्कैनर वाले बैनर 3 हफ्ते पहले नूरानी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने लगाए। बाकायदा लोगों को जानकारी देने के लिए मस्जिद के गेट पर कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगा दी। लोगों को बताया गया कि उन्हें कैसे स्कैनर को स्कैन करके अपनी बात लॉ कमीशन तक पहुंचानी है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह जिस वक्त नूरानी मस्जिद पहुंचे, गेट पर बैनर लगे थे। मस्जिद के लोग कुर्सी टेबल लगाकर बैठे थे। उन्होंने नूरानी मस्जिद से जुड़े जिम्मेदार लोगों से बात की, स्कैनर वाले बैनर की पूरी कहानी समझने की कोशिश की। आपको उनकी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये मलाड पठानवाड़ी इलाके में नूरानी मस्जिद है और इस नूरानी मस्जिद के गेट पर एक बैनर लगाया गया है, समान नागरिक संहिता के विरुद्ध अपना जवाब दर्ज करें। और जवाब कैसे दर्ज करें उसके लिए बाकायदा बारकोड है। आप देखिए बैनर में 3 अलग अलग बारकोड जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि लोगों को जागरूक करिए। तो जागरूक करने के लिए इस तरह का बैनर बिना इजाजत लगाना ये कितना उचित मानते हैं? लोगों को अवेयरनेस करने के लिए अगर बैनर लगाया तो मैं नहीं समझता कोई वो गलत है। लॉ कमीशन ने लोगों की राय मांगी है तो हम लॉ कमीशन तक हमारी राय पहुंचाना चाह रहे हैं
कि यकसा सिविल कोड जो नाफिज किया जाएगा ये मुनासिब नहीं है। ये स्कैन करने से बस वो एक लिखा हुआ आता है, लॉ कमीशन को अपनी राय देना रहता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों को इसलिए मंजूर नहीं है कि ये हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब है, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ तहजीब है। कोई हमको धरना नहीं करना था, कि कोई मोर्चा नहीं करना था, कि हमें कोई रैली नहीं निकालनी थी। हमको सिर्फ ये बताने के लिए पब्लिक को वहाँ पे 2 आदमी को बिठाए थे कि भाई ये मतलब में अपने को जागरूक रहना है। अगर हमारे अकाबिर जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उलमाए काउंसिल है, अगर इसका विरोध करने के लिए हम लोग को रोड पे भी बोलेंगे तो हम रोड पे भी आएंगे। किसी का भी हम लोग हमारे धर्म के मामले में, हमारे शरीयत के मामले में किसी का भी कोई दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात सही है कि विरोध दर्ज करने का तरीका होना चाहिए और विरोध दर्ज करने का माध्यम होना चाहिए, लेकिन यह तो बताइए कि क्या आपके पास पूरी जानकारी है जिसके बिना पर आप विरोध दर्ज कर रहे हैं? पहले जानकारी तो लीजिए। यह पार्ट आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। नूरानी मस्जिद मैनेजमेंट ने यूसीसी का विरोध करने के लिए स्कैनर वाले बैनर तो लगाए, इसके प्रचार प्रसार के लिए व्हाट्सएप पर वीडियो भी शेयर किए गए। TV9 भारतवर्ष को एक ऐसा ही व्हाट्सएप वीडियो मिला। इस वीडियो में भी बताया गया है कि किस तरह यूसीसी के खिलाफ लॉ कमीशन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक अपनी राय पहुंचानी है। आपको यह वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले एक गूगल पे ओपन करें, इसके बाद एक कैमरे का निशान उस पर ओपन करें और तुम्हारे पास ये QR कोड होगा, एक QR कोड पे ओपन करें। जैसे ओपन करेंगे इसमें वेबसाइट आएगा, वेबसाइट पे ओपन करें। उसके बाद जीमेल ओपन जीमेल करें। उसके बाद यहाँ नाम लिखना है अपना, जो इसका भी नाम हो, जैसे मेरा नाम सनाउल्लाह अब्दुल्ला लोरिया है। उसके बाद इधर सेंड कर देंगे, ये सेंड हो गया। अब इसको चेक करने के लिए जीमेल में जाए, जीमेल में गए, ये 3 डॉट है, 3 डॉट उस पर मारे और ये सेंड पे क्लिक कर देने का। ये तुम्हारा ये लगा रजिस्ट्रेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पहुँच गया अपना। इतना करना है। कितना गूगल कर रहे हैं विरोध करने के लिए? अगर इतना ही गूगल कर लें समझने के लिए तो कितनी बड़ी बात होगी। यूसीसी के खिलाफ QR कोड को लेकर नूरानी मस्जिद के मैनेजमेंट और मौलाना की अपनी दलीलें हैं, लेकिन यह भी हैरानी वाली बात है कि अभी तक यूसीसी का कोई ड्राफ्ट आया ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में आ गए। नूरानी मस्जिद मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के कहने पर आसपास के लोग QR कोड स्कैन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने आम लोगों से बात की तो चौंकाने वाली बातें सुनने को मिली। विरोध में तो हमको नहीं। किस चीज का ड्राफ्ट है, क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा देश में? फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह। आप हमको तो जो मौलाना ने हमको कहा हमको करेंगे, सब हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। आपको पता है यूसीसी क्या है? पता तो नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बता रहे हैं वो हिसाब से हम अपनी राय दे रहे हैं। जो हमारा इस्लाम का कानून 1400 साल पहले बना है, उसी पे हम दे रहे हैं। आपने स्कैन किया? हाँ, इसके मैंने किया। आपको पता है क्या है यूसीसी? हाँ, थोड़ा थोड़ा मालूम है। कुछ कानून बन रहा है जो मतलब जो संविधान के खिलाफ है, वही इतना मालूम है। कैसे पता है कि संविधान के खिलाफ है? उसमें लोगों से मालूम पड़ा ना, मतलब जो उसमें है। अफसोस, कई साल पुरानी जो चीजें चल रही हैं उसको बदलने में इतना संकोच हो रहा है। मैं हिंदू संस्कृति की अगर बात करूं तो सती प्रथा, उसको भी तो बदला गया ना, बदलाव तो लाए गए और उसका फायदा सबके सामने। यूसीसी के विरोध में ये बैनर 15 से 20 दिन पहले लगे थे, तभी से व्हाट्सएप के जरिए लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने को कहा जा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। आज जब TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह नूरानी मस्जिद में इस खबर को कवर कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस ने बिना इजाजत लगाए गए इन बैनर्स को उतार दिया। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस बारे में पुलिस से सवाल पूछे तो पुलिस ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब पुलिस बिजी है ना, आप समझिए महाराष्ट्र में कितना बंदोबस्त करना पड़ता है, कौन सी पार्टी किधर से कहां जा रही है, कौन सा नेता किधर कूद मार रहा है, बंदोबस्त कर रही है। कहां इस सब पे ध्यान दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे तीखा विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। उसी ने वैसे लॉ कमीशन से थोड़ा ज्यादा टाइम भी मांगा था। बोर्ड यूसीसी के खिलाफ अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेज चुका है। आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूसीसी पर विरोध की राजनीति कर रहे लोगों पर तीखा हमला बोला। आरिफ मोहम्मद खान ने केरल से दिल्ली आए और यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की जरूरत विषय पर एक सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी वक्त की जरूरत है। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी को लेकर कई बातों का जिक्र किया। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यूसीसी को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। एक ऐसे मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिसका अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं आया है। यहां उनके नाम का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो सिद्धांत रूप में यूसीसी के खिलाफ है, इसलिए हमने एड्रेस उनको किया है। अभी तो आपके सामने ड्राफ्ट नहीं है ना। आप इस वक्त पूरे जोर से मुखालफत कर रहे हैं। मानिए ड्राफ्ट आ जाएगा, कहिए ये प्रावधान, इस पे हमें इस प्रावधान पे एतराज है। मेरी बात समझ में आती है। ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, हमने पूरी ताकत झोंक दी है उसका विरोध करने में। तो आप यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यूसीसी के सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आप विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप विरोध करते आ रहे हैं। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो असम में समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन राज्य में सबसे पहले बहु विवाह पर रोक लगाने वाला कानून लागू किया जाएगा। Is a matter which will be decided by the parliament, and of course state can also take the call with the assent of the president. So UCC involve various issues. Law Commission is looking at it, Parliamentary Committee is looking at it, and Assam government has already conveyed that we are in support of UCC. Pending the decision on UCC, we want to take out one segment of the entire UCC, that is polygamy. So in Assam, we want to ban polygamy immediately. देखिए, बड़ा सवाल यह है कि विरोध करना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किस आधार पर विरोध किया जा रहा है यह तो पता होना चाहिए ना। यहां पर आधार ही नहीं है, और जब आधार ही नहीं है तो आप खाली विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो फिर यह विरोध कैसा? फिर तो जब आधार होगा और आपका विरोध आएगा तो उसको भी नेगेट किया जाएगा, यह कह दिया जाएगा कि यह तो विरोध ही करते रहते हैं। सोचिए, आपके विरोध की जो महत्ता है वो भी कम हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि यूसीसी पर लॉ कमीशन को सुझाव देने की आखिरी तारीख कल तक है। अब तक यूसीसी को लेकर 50 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। कल डेडलाइन खत्म होने के बाद इन लाखों सुझावों के आधार पर विधि आयोग कानूनी विचार विमर्श करेगा। इसके बाद यूसीसी पर रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। यानी अभी एक लंबी कवायद होनी है। तो क्या यूसीसी पर उठाए जा रहे सवालों के पीछे सियासत है? सोचने वाली बात है। लेकिन अब एक अलग सियासत की बात करते हैं। चेंज करिए। महबूबा क्यों परेशान, उमर क्यों हैरान? आपको श्रीनगर में एक दरवाजे के सामने ले चलेंगे जिस पर हो रही ठक ठक की आवाज आज सियासत की दुनिया में गूंज रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, अमन और शांति की तस्वीरें देखी होंगी, आतंकवाद पर चोट वाली तस्वीर देखी होगी, पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों की बेचैनी और चुभन की तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो धारा 370 हटने के बाद से पहली बार सामने आई है। इस तस्वीर में पाकिस्तान के पक्ष में मीठे मीठे बयान देने वाले, अलग विधान और अलग संविधान की बात करने वाले, अलगाववादियों को शय देने वाले नेताओं की बेचैनी और बेबसी नजर आएगी। तस्वीर में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती दिख रही हैं, जो अपने ही घर का दरवाजा पीट रही हैं, पुलिस से दरवाजा खोलने की अपील कर रही हैं। पहले महबूबा मुफ्ती की इस सियासी बेचैनी वाली तस्वीर देखिए, पूरी बात सुनिए।
बंद है बाहर से। ये भी तार लगा दिए। ये क्या मतलब है? ये तार लगा दिए, क्या कर रहे हैं ये लोग? बंद कर दिया। ये क्या तमाशा है? ये क्या बात है? नहीं मतलब क्या कुछ वजह तो होगी ना? क्या वजह है? क्यों बंद कर दिए? क्यों घर में बंद कर दिया? वाई आई एम अंडर हाउस अरेस्ट? फिर बोलते हैं कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो बहुत सुप्रीम कोर्ट में चीखते रहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो आज क्यों बंद कर रखा है हमको यहाँ पर? दरअसल वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे आगे मैं क्या बोलूं, लेकिन खबर तो बतानी है आपको। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि महबूबा मुफ्ती को अपने ही घर के दरवाजे पीटने पड़े। आज 13 जुलाई, मतलब वो तारीख जिसे डोगरा गोलीकांड के तौर पर जाना जाता है। ये ऐसा दिन है जिसे लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों बटे हुए हैं। जम्मू में इसे काले दिन के तौर पर मनाया जाता है, जबकि कश्मीर में अलगाववादी सोच के कुछ लोग हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि इसे शहीद दिवस मनाया जाए। लेकिन 370 हटने के बाद पिछले 3 साल से अलगाववादी सोच के लोग इस दिन को नहीं मना पा रहे हैं। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह काला दिन है। इस दिन अलगाववादी सोच की वजह से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब हो गया था। जम्मू कश्मीर के कुछ नेता गुजरे हुए अलगाववादियों को हमेशा नायक बनाकर रखना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते रहना चाहते हैं। आज भी इस दिवस को जोर शोर से मनाने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आज सुबह से ही श्रीनगर के खिंबर में स्थित महबूबा मुफ्ती के घर पर पुलिस की तैनाती कर दी। महबूबा मुफ्ती अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर श्रद्धांजलि देने के लिए डाउनटाउन जाना चाह रही थी, लेकिन जब नहीं जाने दिया गया तो बेचैन हो गई और उनकी बेचैनी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। ने क्यों बंद करके रखा है आज हमको? पीछे से ही ऑर्डर है आपसे। पीछे कौन है आपके? अभी पीछे कौन है? पीछे से किसका ऑर्डर है? किस कानून के तहत आपने हमको बंद करके रखा हुआ है? इट्स नॉट डन। तो नीचे भी गाड़ी को रोक दिया, उसको भी ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, और ये बताते भी नहीं है वो पीछे से ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है बंद करने के लिए? ये भी नहीं बता रहे। ये देखो कैसे तार लगा के रखी है इसमें। सी लो, हेलो, आपको भी नीचे रोक दिया। इनकी मासूमियत से तो ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी कश्मीर आई हैं। जम्मू कश्मीर में गुपकार रोड पर भी आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आवास है। वहां भी आज सुबह से ही पुलिस की तैनाती की गई। उमर अब्दुल्ला को बाहर जाने से मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक पहुंच गए और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को कोसने लगे। इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा, और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। आप इन दोनों नेताओं की बेचैनी को अब हम आपको समझाते हैं। आज से ठीक 92 साल पहले कश्मीर में आग लगाने की शुरुआत हुई थी। कश्मीर के पहले अलगाववादी अब्दुल कादिर ने आज से ठीक 92 साल पहले कश्मीर में कश्मीरियों के बीच हिंदू मुसलमान का जहरीला बीज बोया था। अफसोस की बात यह है कि इस अलगाववादी और उसके साथियों को कश्मीर के कुछ नेताओं ने अब तक हीरो बनाकर रखा। 2019 में 370 हटने से पहले तक इस मौके पर कब्रिस्तान में आधिकारिक समारोह का आयोजन होता था। कश्मीर के कई अलगाववाद प्रेमी नेता वहां जाते थे, 13 जुलाई 1931 के दिन को याद करते थे और उस घटना के बहाने अपना नफरती एजेंडा चलाते थे। 370 हटाने के साथ ही केंद्र सरकार ने सबसे पहले इस अलगाववादी के शहीदी दिवस को खत्म कराया, लेकिन कुछ नेता हैं जो अभी भी बाज नहीं आ रहे।
इस सब के बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पहली बार सीमा हैदर पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय अधिकारियों से सीमा हैदर को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वो जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत से सीमा की सलामती की जानकारी भी मांगी है, साथ ही राजनयिक स्तर पर से मदद की अपील भी की है। आपको बता दें कि बिना वीजा के नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भारत आई हैं। तो क्या अब पाकिस्तान लौटेंगी सीमा? क्या पाकिस्तान सीमा हैदर को वापस ले जाएगा? क्या सीमा जाना चाहेगी? और क्या भारत की तरफ से सीमा के भारत में ही रहने की वकालत होगी? गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ है। गुलाम, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल निशांत भाई, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ज़हरा बलोच की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो भारत से मांग ली है सीमा हैदर के मामले पर। उन्होंने कहा है कि हम भारत का वेट कर रहे हैं कि कब कॉन्सुलर एक्सेस मिलती है, साथ जो बाकी डिटेल्स है उसका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम इस सिलसिला में ऑफिशियली तौर पर भारत से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एंगेज हो चुके हैं और पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस की जो दरखास्त की गई है उस पर भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही जवाब मिलता है उसके बाद पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो सीमा हैदर से मुलाकात करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज से जब से सीमा हैदर का मामला सामने आया था हम बार बार फॉरेन ऑफिस से राब्ता कर रहे थे और पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आज जो चीज हमारे सामने आई है जिसमें कॉन्सुलर एक्सेस मांग की गई है सीमा हैदर की और साथ साथ बाकी डिटेल्स की भी मांगी गई है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन पाकिस्तान अगर काउंसलर एक्सेस मांग रहा है तो ये जो आपके सामने चीजें हैं ये प्रोटोकॉल से कहीं गुना ज्यादा आगे दिखाई दे रही हैं। अब दाल में कुछ काला है कि नहीं है ये धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब आपको TV9 भारतवर्ष की खबर के बड़े असर के बारे में बताते हैं। कल आपको फिक्र आपकी में मैंने आपको मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की खबर दिखाई थी। 24 घंटे के अंदर TV9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर। MP में पटवारी भर्ती परीक्षा में शिवराज सरकार का फैसला। पटवारी भर्ती परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी। हमने कल यह खबर डिटेल में दिखाई थी। आज इंदौर में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हजारों की संख्या में स्टूडेंट घोटाले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें आपके सामने, लेकिन अब इसको लेकर सीधे एक्शन हुआ है। यह चीज हमारे सामने आ रही है और यह TV9 भारतवर्ष की खबर का असर है। कल ही हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉप 10 में से 7 सफल उम्मीदवार ग्वालियर के NRI कॉलेज के हैं। इतना ही नहीं, कुल 9000 सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में 1000 का ताल्लुक इसी कॉलेज से। यह कॉलेज भिंड से बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का। इस सब के बीच में फिक्र आपकी में अब खबर राजधानी दिल्ली की, जो साल 1978 के बाद यानी 45 साल बाद सबसे भीषण बाढ़ की मार झेल रही है। सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक दिल्ली का सिविल लाइंस, और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो पानी में डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है। ये लाल किले की दीवार है और इसकी दीवार से बहती हुई लहरें जो हैं वो दीवार के साथ में पानी की बहती आपको नजर आएगी। जो जानवर हैं वो तैरते हुए दिख रहे हैं, इंसान यहाँ पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में लाठीमार सुशासन के बाद, ये जो आपने आज थोड़ी देर पहले खबर देखी थी, अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां सड़कों पर सैलाब ने सुशासन पर सवालिया निशान लगा दिया। आपके सामने बाढ़ में डूबती दिल्ली की 2 तस्वीरें आने वाली हैं। देखिए, यमुना के पानी ने अमीर और गरीब दिल्ली के बीच का अंतर खत्म कर दिया है। एक यमुना किनारे बसी वो दिल्ली है जो हर साल बाढ़ आने के बाद उजड़ जाती है। यहाँ झोपड़पट्टियां हैं, गरीबों की बस्तियां हैं। दूसरी तरफ सिविल लाइंस वो VIP दिल्ली है जो करोड़ों के बंगलों में बसती है।
लेकिन आज वहां भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 8 टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। ये टीमें अलग अलग इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों से मुश्किल हालात में हमारे संवाददाताओं की कई रिपोर्ट्स हैं, ये देखिए आप। रेस्क्यू की ये तस्वीरें दिल्ली के मजनू का टीला की हैं, जहां एक परिवार बाढ़ के बाद घर में फंस गया। कई घंटों के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें बाहर निकाला। सब लोग सुबह से सबको रेस्क्यू कर रहे हैं जी। हम लोग को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। सुबह से बेचारे लगे हुए हैं, 5 बजे से ही। उफनती यमुना की लहरों ने दिल्ली के साथ नोएडा को भी अपनी जद में ले लिया है। जल स्तर बढ़ा तो सेक्टर 135 में नदी के पास वाला इलाका जलमग्न हो गया। कई लोग यहां घरों में फंस गए। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसको ले जाओ, बच्चे को ले जाओ। हमारे मेरा बेटा आजा, मेरा बेटा। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की हैं, जहां बाढ़ के बाद करीब 200 लोग लहरों में फंस गए। एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और लोगों को बाहर निकाला। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी उस्मानपुर का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी करीब 12 से 13 लोगों को निकाला गया और अभी और भी कुछ लोगों के फंसे होने की जो इनपुट्स हैं वो एनडीआरएफ की टीम को मिले हैं और हम यहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया जो है वो जलमग्न है। यमुना के किनारे वाले सारे। अच्छा, दिल्ली में अगर आप गुनहगार ढूंढना चाहेंगे इसके लिए तो आपको 1 नहीं 10 मिलेंगे। प्लानिंग में भी गलती है, एनक्रोचमेंट वालों की भी गलती है और फिर उनकी गलती है जो कल तक कह रहे थे हैं तैयार हम, आज कह रहे हैं अरे डूब गए हम। राजधानी में चारों तरफ पानी ही पानी है। बावजूद इसके दिल्ली अगले कुछ दिन पीने के पानी के लिए तरसने वाली है। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इसके कारण अगले 2-3 दिन पीने का पानी का संकट हो सकता है। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। तो बाढ़ की वजह से दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अस्थायी तौर पर बंद हो चुके हैं। वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ा है। इससे राजधानी में करीब 25% पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वजीराबाद प्लांट का दौरा किया और हालात की जानकारी दी। अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं। इसकी वजह से लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पानी की कमी का असर किन इलाकों पर पड़ने वाला है। तीनों प्लांट से सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में पानी की सप्लाई होती है। ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, कैंट एरिया और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी सप्लाई की कमी होगी। इसके अलावा वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार, भजनपुरा, शाहदरा, दिलशाद गार्डन, सीलमपुर, गीता कॉलोनी जैसे इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। वहीं चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने से पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, सिविल लाइंस, दरियागंज, नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में पीने के पानी की किल्लत होगी। अगले 2 से 3 दिन इन इलाकों में पेयजल का संकट हो सकता है। कितनी अजीब बात है, जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां पानी भरा है और जहां पानी चाहिए वहां पानी नहीं होगा। चिंता का विषय यह है कि हिमाचल और हरियाणा में कल और परसों फिर बारिश होने की संभावना है। लेकिन अब फिक्र बेकाबू हुई महंगाई की। एक तो आसमानी आफत और ऊपर से हर दूसरे दिन बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हाल यह है कि हर किसी को दाल, रोटी, सब्जी की चिंता सताने लगी है, क्योंकि अब तो सरकारी आंकड़े भी डराने लगे हैं। लेकिन आज हम आपको आंकड़ों से पहले महंगाई का सोशल इंपैक्ट क्या होता है
और यह पारिवारिक ताने बाने पर कैसे असर डालता है, यह दिखाते हैं। आपको आज हम 2 खबरें बताते हैं और 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है संजीव वर्मा की। संजीव मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले हैं। इन्होंने पत्नी से पूछा कि बिना सब्जी में पत्नी से पूछे बिना सब्जी में 2 टमाटर डाल दिए, जिससे नाराज पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली गई और अपने साथ बेटी को भी ले गई। अब पति घर लौटने की मिन्नतें कर रहा है। मामला थाने तक पहुंच गया। दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली की है। यहां राजशेखर रेड्डी नाम के एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह हैरान करने वाली है। वो मंडी से 2 ट्रैक्टर टमाटर बेचकर घर लौट रहा था। टमाटर बेचने पर उसे मोटी कीमत मिली थी। रास्ते में ही उसे लुटेरों ने शिकार बना लिया। अब ये कहानी भले ही 2 हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक को सब्जी में टमाटर डालना महंगा पड़ा तो दूसरे को टमाटर बेचना। दोनों के केंद्र में महंगाई जो फिलहाल 7वें आसमान पर। आंकड़े खुद बोलेंगे। 3 महीने में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जून में खुदरा महंगाई 4.81% पर पहुंच गई है, जो मई के महीने के 4.31% थी। जून में ही शहरी महंगाई दर 4.33% से बढ़कर 4.96 यानी लगभग 5% तक पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण महंगाई दर 4.23% से बढ़कर 4.72 पर पहुंच गई है। इसी महीने खाद्य महंगाई दर 2.96% से बढ़कर 4.49% तक आ गई। ये आंकड़े सांख्यिकी मंत्रालय के हैं, लेकिन इन आंकड़ों को अगर डिकोड करें तो रोजमर्रा के सामान में कई गुना तक महंगे हो गए। फल सब्जियों की कीमत में 4 से 6 गुना तक उछाल आ चुका है, जबकि हर तरह के दालों और अनाजों के दाम में काफी बढ़त। लेकिन सबसे ज्यादा सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ। लेकिन अब आसमान की उड़ान भरती सब्जियों के दाम से बात करते हैं एक और उड़ान के। ये उड़ान अच्छी है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 का काउंटडाउन, जिस पर 140 करोड़ लोगों की निगाहें हैं। हम बात चंद्रयान की लॉन्चिंग की कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में अब बस करीब 17 घंटे बाकी हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में 25 घंटे 30 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। लॉन्चिंग कल दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। लेकिन आज मिशन की सफलता के लिए वैज्ञानिक मंदिर भी पहुंचे। इसमें इसरो प्रमुख एस सोमनाथ भी शामिल थे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तिरुपति वेंकटचलापति मंदिर की है। यहाँ लॉन्चिंग टीम के वैज्ञानिकों ने पूजा अर्चना की। पूजा के लिए वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी अपने साथ ले गए। आसमान की ऊंचाई से पहले ईश्वर का आशीर्वाद। लेकिन अब खबरों की रफ्तार को बढ़ाते हैं, सीधे देखते हैं टॉप 9। TV9 भारतवर्ष की खबर का असर। पटवारी भर्ती परीक्षा में नियुक्तियां रोकी गई। सीएम शिवराज का ऐलान। आज ही जांच की मांग को लेकर इंदौर में हजारों छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। प्रदेश में शराबबंदी की मांग की गई। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की हुई मीटिंग। मीटिंग में पसमानदा मुसलमानों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने पर बनी रणनीति। रेसलर विनेश फोगाट को नाडा का नोटिस। सोनीपत में घर पर नहीं मिली, फोन पर भी नहीं हुआ संपर्क। भोपाल में एक ही परिवार के 60 सदस्यों ने किया सुसाइड। पति पत्नी ने लगाई फांसी, 2 छोटे बच्चों को दिया जहर। अयोध्या से हार्ट अटैक से मौत का वीडियो सामने आया। दिलशाद शादी समारोह में जश्न में डूबा हुआ था, तभी डांस करते करते गिरा और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।